Hello, my name is Shukri Boiddo. I am from NIT Rourkela. My subject is JEE Mathematics and topic is system of linear equation in 2 and 3 variables. So, what is the use of the system of linear equation? सपोज हम लेते हैं कि एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने क्या 2 एप्पल लाया मार्केट से एंड 3 बनाना लाया और उनका कॉस्ट कितना पड़ा, उनका कॉस्ट पड़ा 25, ओके। और मेरा एक फ्रेंड ने क्या 5 एप्पल्स लेके आया एंड 4 बनाना लेके आया और उनका कॉस्ट पड़ा 30 रुपीज़। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मॉडल कर सकते हैं। सपोज लेट हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ एप्पल को x पकड़ते हैं एंड प्राइस ऑफ बनाना को y पकड़ते हैं। तो अब क्या होगा, प्राइस ऑफ 2 एप्पल जो होगा 2x होगा एंड प्राइस ऑफ 3 बनाना 3y होगा और इन सबका टोटल जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 25 होगा। सिमिलरली क्या होगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 30 होगा। ये क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इसी तरह तो अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना, हमें उसके लिए एक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक ये सिस्टम का इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो लेट क्या करते हैं, मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेता हूँ। सपोज मैंने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिया, b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये सिस्टम जो है, इसका सिस्टम का सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सॉल्यूशन हो भी सकता है या तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता। अगर सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो अभी कॉन्सिस्टेंट को भी हम 2 तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको हम 2D प्लेन में, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये 2D प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अगर इक्वेशन हुआ तो क्या होता है, 2 लाइन जो हमारा 2 लाइन है ये क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ 2 लाइन क्या होता है, हमारा 2 लाइन कोइंसिडेंट होता है। तो इसको चेक करने का कंडीशन है a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2। एंड अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन के लिए क्या रहता है, a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू c1 by c2। एंड इनकॉन्सिस्टेंस चेक करने के लिए क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 10 पे ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि बाय क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी क्या करते हैं हम, लेट्स डू इट इन 3 वेरिएबल इन 3 इक्वेशन। लेट हम कंसीडर करें 3 वेरिएबल के केस में। सो a1x प्लस b1y प्लस c2z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू ये c1 होगा, c2
z इक्वल टू d2n a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इस सिस्टम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म पे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट इसको हम क्या करते हैं, अब मैट्रिक्स फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए जो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होगा एंड बी द कांस्टेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड। सो लेट ये हमारा क्या हो जाए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। और ये x ले से x y z, इसको हम कैपिटल X लेते हैं एंड b इक्वल टू क्या है, d1 d2 d3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। बट एज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको पता होगा कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इससे अगर क्या होता है, हमारा इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, डेट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में क्या होता है, हम ये जो हमारा इक्वेशन है, लेट इट्स इक्वेशन जो स्टार है, इसको हम लिख सकते, लेट रीराइट करते हैं x इक्वल टू बी एस इट इज इन्वर्टेबल, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्टेबल है, तो इसको मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए इन्वर्स से, ठीक है। तो ये ए इन्वर्स और ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, आई एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1, ओके। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, ए इन्वर्स बी। तो इस अगर हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हुआ, तो हम ये मेथड से क्या कर सकते हैं, जो हमारा जनरल मेथड है मैट्रिक्स मेथड, उससे हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इन केस क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो इक्वल टू 0 होता है। उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेमर रूल यूज़ करते हैं। सो लेट्स अभी क्या करते हैं, हम क्रेमर रूल करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल लिखते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो हम क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, वेरिएबल का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन जस्ट डेल्टा का ही होता है, बस जो हमारा a1 a2 a3 जो फर्स्ट कॉलम होता है, उसको हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है d1 d2 d3 उससे रिप्लेस करते हैं, d1 d2 d3, और बाकी सब सिमिलर है, सेम है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली क्या होगा,
डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, सेम, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से, A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम को इससे D1 D2 D3 एंड थर्ड कॉलम सेम रहेगा। सिमिलरली जो डेल्टा 3 होगा उसका भी लास्ट कॉलम को हम रिप्रेजेंट, थर्ड जो कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। सो अभी क्या हुआ, जैसा कि हमने जो मैट्रिक्स जनरल मेथड है उस पर देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो है, सो उस केस में क्या होता है, हमारा उस मेथड से हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। इस केस में भी क्या होता है, हम उसी क्रेमर रूल से भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं जब यूनिक सॉल्यूशन होता है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्या हुआ हमारा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू डेट इज डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उससे हम उस मेथड, तो इस हम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय क्रेमर रूल। तो उसके लिए क्या, एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, एंड जेड का वैल्यू होगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा। इन केस क्या होता है, जब हमारा क्या डिटर्मिनेंट डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उस केस में हमारा उसमें हमारा दो केस आएगा। एक क्या हो गया, उस केस में अगर हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 कोई भी एक जीरो हो जाता है, एक नॉन जीरो हो जाता है, उस केस में क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन होगा। जो हमारा सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन, डेट इज ये क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारा क्या होता है, डेल्टा तो जीरो है, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 अगर सब हमारा ऑल ऑफ देम आर इक्वल एंड डेट इज इक्वल टू जीरो, डेट केस में क्या होता है, हमारा इनफाइनिट सॉल्यूशन होता है। उस केस में हमारा इनफाइनिट सॉल्यूशन होता है और क्या है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है हमारा। तो अभी हम क्रेमर्स रूल का एक प्रॉब्लम करने वाले। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P and Q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज गिवन, हैज नो सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्रेमर रूल को लेट रिकॉल द क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल क्या है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है, उसमें दो केस होता है। एक क्या होता है, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 उसमें से कोई भी एक जीरो ना हो, उस केस में क्या होता है, हमारा नो सॉल्यूशन होता है। उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन होता है। और एक केस क्या, अगर डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 है और इक्वल टू जीरो है, उस केस में क्या होता है, हमारा इनफाइनिट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनिट सॉल्यूशन होता है। तो अभी हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्या है, हमारा वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, तो 2p6 x2q 1 2q 1 1 3, ये हमारा डेल्टा का वैल्यू है। ये डिटर्मिनेंट को जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p-2 q-3। और जब हम अभी क्या करते हैं, हम डेल्टा 2 को फाइंड करते हैं और डेल्टा 1 को फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 को फाइंड करने के लिए क्या है, हमें बस जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है 8 5 और 4 से। तो ये क्या हुआ, 8 5 4 और बाकी एज इट इज
P21 6Q3। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा 4Q माइनस 15 एंड P माइनस 2 होगा। एंड जब हम डेल्टा 2 को फाइंड करेंगे उसमें क्या है, कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे बाय दिस 8, 5 एंड 4 और बाकी एज इट इज 2 1 1 8 5 4 6 Q3। इसको जब हम सॉल्व करें, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -8Q प्लस 8Q। ओके, अब हम फाइंड करने वाले डेल्टा 3। सो डेल्टा 3 में एज इट इज बस हमें क्या करना है, कॉलम 3 को रिप्लेस करना है 8 5 एंड 4 से। सो 2 1 1 P2 1, उसके बाद 8 5 एंड 4। अब जब इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे हमें मिलेगा P माइनस 2। तो अब क्या करते हैं हम, लेट्स इसको राफ करके एक साइड में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा डेल्टा का वैल्यू कितना है, P माइनस 2 Q माइनस 3। उसी तरह हमारा डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, 4Q माइनस 15 2P माइनस 2 एंड डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है, डेल्टा 2 का वैल्यू है 8Q प्लस 8Q और ये इक्वल टू 0 हो रहा है हमारा एनी केस ऑफ P, एनी वैल्यू ऑफ Q। उसके बाद डेल्टा 3 का वैल्यू कितना हमारा P माइनस 2। पे क्या पूछा है, नो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारा नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस केस में क्या, अगर मैं P इक्वल टू 2 लूँ और Q इक्वल टू 3 लूँ, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो डेल्टा का वैल्यू हो रहा है वो 0 हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन के केस में कोई भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एक नॉन जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डेल्टा 3 लेता हूँ। अगर डेल्टा 3 में क्या हो रहा है, डेल्टा 3 में अगर हमारा P नॉट इक्वल टू 2 हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, P नॉट इक्वल टू हो रहा है तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। P नॉट इक्वल टू 2 हो रहा है तो डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन जो हमारा नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3 का केस में क्या बन रहा है, हमारा नो सॉल्यूशन बन रहा है। अब हम 2 केस करते हैं। 2 में 2 के लिए क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, कुछ नहीं, बस हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर हम P नॉट इक्वल टू 2 ले एंड Q नॉट इक्वल टू 3 ले तो इस केस में हमारा क्या बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। मेनी सॉल्यूशन का केस कर रहे हैं, इसके लिए हमारे क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0 चाहिए एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर डेल्टा में हम P का वैल्यू 2 पुट कर दे तो ये इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये हमारा डेल्टा इक्वल टू 0 का केस सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 चाहिए। डेल्टा 1 में भी अगर हम क्या करते हैं, P का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो डेल्टा 1 इक्वल टू 0 हो रहा है और डेल्टा 2 ऑलरेडी 0 है। डेल्टा 3 में भी अगर हम P इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी 0, तो ये भी डेल्टा 3 भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये जो केस है सेटिस्फाई हो रहा है। तो डेट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा P इक्वल टू 2 है एंड Q कोई भी रियल नंबर है तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा सिस्टम है वो इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।